कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, वो सिर्फ अगला अध्याय मांगती हैं। पार्ट 1 में हमने उन सांपों की बात की जो कहानियों में खौफ बन के ज़िंदा रहे, पर जो आने वाले हैं वो सिर्फ मॉन्स्टर नहीं थे। ये वो थे जो ओशंस को कंट्रोल करते थे, दुनिया को घूमते हुए बांधते थे और देवताओं के युद्ध का हिस्सा बने। अगर पार्ट 1 सिर्फ इंट्रोडक्शन था तो ये पार्ट 2 असल स्केल दिखाता है। यहाँ बात होती है क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की, ऑर्डर और केओस की, और उस पावर की जिसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं थी। इस कहानी के आखिरी हिस्सों में हम मिलेंगे उन सांपों से जिनके नाम अलग अलग थे पर रोल एक ही था, दुनिया का बैलेंस। और पहले हम शुरुआत करेंगे तियामत से। तियामत द मदर ऑफ केओस। हर कहानी का एक बिगनिंग होता है, लेकिन क्या होगा अगर बिगनिंग ही केओस हो? इसका नाम है तियामत। ओरिजिन मिलता है प्राचीन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन और उससे भी पहले के मेसोपोटामियन मिथ्स में, अराउंड 1800 BCE। सबसे फेमस सोर्स है एपिक एन्यूमा एलिश। तियामत कोई सिंपल सरपेंट नहीं थी, वो प्राइमल ओशन थी, सॉल्ट वाटर का रूप, केओस का रूप। शुरुआत में सिर्फ दो एनर्जीज थी, एप्सू यानी कि फ्रेश वाटर और तियामत यानी कि सॉल्ट वाटर। इन दोनों के मिलने से ही पहले गॉड्स पैदा हुए, लेकिन जैसे जैसे नए देवता पैदा हुए उन्होंने शोर मचाया और एप्सू ने डिसाइड किया सबको ख़त्म कर दो। एप्सू मारा गया और तब तियामत बदल गई, एक माँ से एक डिस्ट्रॉयर। कहते हैं उसने मॉन्स्ट्रस क्रीचर पैदा किए, ड्रैगन्स, वेनमस सर्पेंट्स, स्कॉर्पियन मैन, और उन सबको लीड किया अपने नए चैंपियन किंगू के साथ। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये कियोस और ऑर्डर की वॉर थी। तब स्टेज पर आता है यंग स्टॉर्म गॉड मर्दुक। वो चैलेंज करता है तियामत को। बैटल इतनी वायलेंट थी कि पूरा कॉस्मोस हिल गया। फाइनली मर्दुक ने तियामत को हरा दिया और उसके बॉडी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बना स्काई, दूसरा बना अर्थ। सोचो, यूनिवर्स खुद एक डिफीटेड ड्रैगन या सरपेंट की बॉडी से बना है। तियामत की लेंथ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं दिया गया, लेकिन टेक्स्ट में उसे मैसिव सी ड्रैगन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, कॉस्मिक स्केल पर। प्रूफ, फिजिकल एग्जिस्टेंस का कोई सबूत नहीं, लेकिन क्ले टैबलेट्स मिले हैं जिसमें एन्यूमा एलिश लिखा गया। ये प्रूफ है कि लोग इस कहानी पर बिलीव करते थे। तियामत का एंड डेथ नहीं था, वो एग्जिस्टेंस बन गई। कियोस से ही ऑर्डर पैदा हुआ और शायद इसीलिए हर क्रिएशन के पीछे थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन छुपा होता है। और इसके बाद हम अपने नेक्स्ट सरपेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसे शायद आप सब जानते होंगे। लिवाइथन, द बीस्ट ऑफ द डीप। सोचो, एक ऐसा समुद्री प्राणी जिसका एक झटका पूरे जहाज को तोड़ दे, जिसकी सांस से आग निकले और जिसका नाम सुनते ही लोग प्रार्थना करने लगे। इसका नाम है लिवाइथन। ओरिजिन मिलता है जूडिज्म और बाद में क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर्स में। सबसे पहला मेंशन मिलता है हिब्रू बाइबल में, स्पेशली बुक ऑफ जॉब 41 में लिवाइथन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। वहाँ लिखा है उसकी पीठ पर शील्ड जैसे स्केल्स लगे हैं, उसके दांतों में टेरर है, उसकी सांस में आग निकलती है, अगर वो पानी हिला दे तो समुंदर उबलने लगता है। ये कोई नॉर्मल स्नेक नहीं था, ये एक मैसिव सी ड्रैगन जैसा क्रीचर था। लेंथ का एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया, लेकिन सिंबॉलिक तौर पर उसे इतना बड़ा बताया गया कि कोई इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ स्कॉलर कहते हैं लिवाइथन का कॉन्सेप्ट शायद पुराने मेसोपोटामियन केओस ड्रैगन से इंस्पायर्ड हो, जैसे तियामत। जूइश ट्रेडिशन में एक बिलीफ था एंड टाइम्स में गॉड लिवाइथन को डिस्ट्रॉय करेगा और उसका मीन्स राइटियस लोगों को फीस में सर्व होगा। मिडल एजेस में लिवाइथन को प्योर ईवल और सैटन का सिंबल माना गया। अगर तुम फिलॉसफी की बात करो तो 1651 में लिवाइथन नाम की एक फेमस पॉलिटिकल बुक भी लिखी गई, जिसमें लिवाइथन को एक पावरफुल स्टेट का सिंबल बनाया गया जो कियोस को कंट्रोल करता है। प्रूफ, कोई फिजिकल एविडेंस नहीं। कुछ लोग स्पेक्यूलेट करते हैं कि शायद एंशिएंट लोगों ने क्रोकोडाइल्स या जायंट व्हेल्स को देखकर एग्जैजरेट किया होगा, लेकिन एक्चुअल बिब्लिकल लिवाइथन को एक सिंबॉलिक कॉस्मिक मॉन्स्टर ही माना जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, लिवाइथन सिर्फ एक क्रीचर नहीं है, वो इंसान के अंदर के फियर का नाम है, वो पावर जो कंट्रोल के बाहर हो, वो डार्कनेस जो समुंदर की गहराइयों में छुपा हो। आज भी जब तुम समुंदर की तरफ देखते हो और उसकी डेप्थ का कोई एंड नहीं दिखाई देता, शायद कहीं ना कहीं लिवाइथन का आइडिया आज भी जिंदा हो। और इसके बाद आता है हमारा अगला सरपेंट, जॉरमुंगडार।
द वर्ल्ड सरपेंट। सोचो एक ऐसा सांप जो इतना बड़ा हो कि पूरी दुनिया को घेर ले और अपनी ही पूंछ को पकड़कर समुंदर के अंदर लेटा हो। इसका नाम है जॉर्मुंगडार। ये आता है नॉर्स माइथोलॉजी से। अराउंड 13th सेंचुरी में लिखे गए टेक्स्ट, स्पेशली पोर्स एडा और पोएटिक एडा में इसका जिक्र मिलता है। लेकिन कहानियाँ इससे भी पुरानी हैं। वाइकिंग एज 800 BCE से 1100 BCE तक जाती हैं। जॉर्मुंगडार ट्रिक्स्टर गॉड लोकी का बेटा था। उसकी माँ थी जायंटेस एंग्रबोडा। जब गॉड्स को पता चला कि लोकी के बच्चे फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन लाएंगे तो उन्होंने तीनों को अलग अलग कर दिया। हेल को अंडरवर्ल्ड भेज दिया गया, फेनरिर को चेन कर दिया गया और जॉर्मुंगडार को समुंदर में फेंक दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो वहाँ रुका नहीं। वो इतना बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि पूरी मिडगार्ड यानी ह्यूमन वर्ल्ड को घेर लिया और फाइनली अपनी ही टेल को पकड़कर सर्कल बना लिया। इसीलिए उसे वर्ल्ड सरपेंट कहा जाता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन थंडर गॉड थॉर। इन दोनों की राइवलरी लेजेंडरी है। एक बार थॉर ने उसे फिशिंग लाइन से पकड़ने की कोशिश की। जब सरपेंट पानी से उठा, उसकी आंखें और थॉर की आंखें मिली और पूरा समुंदर हिल गया। लेकिन फाइनल बैटल रिजर्व्ड है रैग्नारॉक के लिए। रैग्नारॉक यानी नॉर्स अपोक्लिप्स। जब वर्ल्ड का एंड आएगा, जॉर्मुंगडार समुंदर से निकलेगा, जहर छोड़ेगा, आसमान और ज़मीन को पॉइजन करेगा। थॉर उससे लड़ेगा और फाइनली उसे मार देगा। लेकिन सिर्फ 9 कदम चलने के बाद थॉर खुद भी गिर जाएगा सरपेंट के जहर से। दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे। लेंथ एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया गया, लेकिन सिंबॉलिज्म क्लियर है, इतना बड़ा कि वर्ल्ड को सर्कल कर सके। प्रूफ फिजिकल एग्जिस्टेंस का कोई एविडेंस नहीं, लेकिन वाइकिंग कार्विंग्स, र्यून स्टोन्स और आइसलैंडिक मैन्यूस्क्रिप्ट में जिक्र मिलता है। जॉर्मुंगडार सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, वो इनएविटेबिलिटी का सिंबल है। चाहे तुम कितने पावरफुल हो, कुछ बैटल ऐसे होते जहाँ जीत का मतलब ही डेथ होता है, और शायद इसीलिए वर्ल्ड सरपेंट की कहानी आज भी जिंदा है। और इससे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सरपेंट की तरफ। शेष नाग, द एंडलेस वन। सोचो एक ऐसा नाग जिसके हजारों सर हो, जो पूरी पृथ्वी को अपने फन पर संभाले बैठा हो। इसका नाम है शेष, जिसे हम शेष नाग भी कहते हैं। ओरिजिन मिलता है हिंदुइज्म से। इसका जिक्र मिलता है पुराने ग्रंथों में, जैसे महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में। शेष का मतलब होता है जो बचा रहे, यानी सब खत्म हो जाएंगे तब भी जो रह जाए। कहते हैं शेष नाग 1000 सिर वाला डिवाइन सरपेंट है। वो समुंदर के ऊपर नहीं बल्कि कॉस्मिक ओशन में रहता है। और सबसे पावरफुल इमेज भगवान विष्णु। भगवान विष्णु शेष नाग के ऊपर शयन मुद्रा में विश्राम करते हैं, जिसे अनंत शयन कहा जाता है। जब क्रिएशन खत्म होती है, प्रलय का समय आता है, तब सिर्फ विष्णु और शेष ही रहते हैं कॉस्मिक ओशन में। एक बिलीफ ये है कि शेष अपने फन पर पृथ्वी को संभाले हुए है। अगर वो हिले तो अर्थक्वेक्स आते हैं। कुछ ट्रेडिशंस में कहा जाता है कि शेषनाग ने ह्यूमन फॉर्म में जन्म भी लिया, जैसे लक्ष्मण रामायण में, और बलराम कृष्ण के भाई को शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेंथ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मल क्रीचर नहीं, ये अनंत है, एंडलेस। डेंजरस मॉन्स्टर जैसे नहीं, ये डिस्ट्रक्टिव नहीं, ये स्टेबल, काम और पावरफुल है। प्रूफ फिजिकल एग्जिस्टेंस का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं। शेषनाग एक सिंबल है इन्फिनाइट टाइम का, बैलेंस का, और उस पावर का जो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच संतुलन बनाए रखती है। अगर जॉर्मुंगडार वर्ल्ड को ख़त्म करता है तो शेष वर्ल्ड को संभालता है। एक सरपेंट कियोस है, एक सरपेंट स्टेबिलिटी, और शायद इसी कॉन्ट्रास्ट में माइथोलॉजी का असली मैजिक छुपा हुआ है। और हम अब अपने आखिरी सरपेंट की तरफ बढ़ते हैं। द सरपेंट किंग वासुकी। पावर सिर्फ तोड़ने के लिए नहीं होती, कभी कभी पावर का मतलब होता है सहना। इसका नाम है वासुकी। ओरिजिन मिलता है हिंदुइज्म से, और इसका जिक्र मिलता है महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण जैसे ग्रंथों में। वासुकी को नागों का राजा माना जाता है। वो ना प्योर देव है ना असुर, बल्कि दोनों के बीच का एक बैलेंसिंग फोर्स। उसकी सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। जब देवता और असुर अमृत पाने के लिए कॉस्मिक ओशन को चर्न करने लगे, मतने लगे, तो उन्हें एक रस्सी की ज़रूरत थी, और तब चुना गया
वासुकी को। मंदरांचल पर्वत को रॉड बनाया गया और वासुकी को उसके इर्द गिर्द लपेटा गया। देवता एक तरफ और असुर दूसरी तरफ, और बीच में वासुकी, जो पूरे मंथन का बोझ अपने शरीर पर झेल रहे थे। जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, समुंदर के अंदर से पहले निकला हलाहल। ये जहर वासुकी से नहीं बल्कि समुद्र के गहन मंथन से निकला था, इतना भयानक कि पूरी ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। तब आगे आए शिव। भगवान शिव ने उस हलाहल को पिया, लेकिन उससे निगला नहीं, अपने कंठ में रोक दिया। इसी बलिदान के कारण उन्हें कहा गया नीलकंठ। और पूरे समय वासुकी अपनी जगह पर बंधे रहे। ना शिकायत, ना विद्रोह, सिर्फ एक काम, कॉस्मिक बैलेंस को टूटने से बचाना। कुछ ग्रंथों में वासुकी को मल्टीपल हुड्स यानी मल्टीपल सरों के साथ बताया गया है, कुछ में उसे हजारों सर के साथ दिखाया गया है। वो अक्सर कैलाश पर शिव के गले में भी दिखाए जाते हैं, पावर का श्रृंगार बनकर, ना कि थ्रेट बनकर। वासुकी कोई डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो कियोस नहीं है, वो सहनशीलता का सिंबल है, सेवा का, और उस सेक्रीफाइस का जिसके बिना अमृत तक नहीं मिल सकता। अगर शेषनाग स्टेबिलिटी का प्रतीक है तो वासुकी उस प्रोसेस का प्रतीक है जिसमें दर्द के बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। एक सरपेंट जो दुनिया को तोड़ता नहीं बल्कि उसे चलने देता है। तो आज हमने देखा सरपेंट सिर्फ डरावने क्रीचर नहीं होते, कहीं वो दुनिया को घेर कर उसका अंत बन जाते हैं जैसे जॉर्मुंगडार, कहीं वो समुंदर की गहराइयों में कियोस का सिंबल होते हैं जैसे लेवाइथन, कहीं वो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के बीच संतुलन बनाए रखते हैं जैसे शेषनाग, और कहीं वो सेक्रीफाइस का रूप लेकर देव और असुर को एक साथ बांध देते हैं जैसे वासुकी। माइथोलॉजी में सरपेंट कभी सिर्फ एक जानवर नहीं होता, वो पावर है, वो साइकिल है, इन्फिनिटी है, और कभी कभी इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन भी। शायद इसीलिए हर सिविलाइजेशन में अलग अलग नाम से लेकिन एक जैसे सिंबल्स के साथ ये कहानियाँ बार बार सामने आती हैं। और ये था आज का एपिसोड द अनसीन ऑर्डर का। अगर आपको ऐसे ही हिडन, मिस्टीरियस और पावरफुल टॉपिक पसंद हो तो कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। एंशिएंट फॉरबिडन क्रीचर्स, लॉस्ट सिविलाइजेशंस, या फिर डार्क गॉड्स फ्रॉम डिफरेंट माइथोलॉजीज। कमेंट ज़रूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप मिस ना करो अगला हिडन ट्रूथ। दिस इज़ द अनसीन ऑर्डर।